नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और सबसे बड़ी खबर यही है कि मौसमी बीमारियों से लोग बीमार हो रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं बीमारी से बचाने के लिए आए हैं। जिम्मेदार चैनल है, आपका अपना चैनल है, लिहाजा चिंता तो होगी ही। आज मौसमी बीमारियों से आपको दूर कैसे रहना है, अगर आप बीमार हो भी गए हैं तो बचना कैसे है, सारी जानकारी अगले 1 घंटे तक यहीं मिलेगी, यहीं विस्तार न्यूज पर। इसलिए सवाल यह है कि अगर आप बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर्स को सुनिए। कौन से डॉक्टर्स को सुनिए? यहीं पर सुनिए, विस्तार न्यूज पर। 6 डॉक्टर आपके लिए बुलाए हैं स्पेशल, इसलिए ताकि कोई भी बीमारी आपको परेशान ना कर सके। और अगर आप बचाव करेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे, तो फिर बीमारी से दूर भी रहेंगे। और अगर बीमार हो भी चुके हैं तो फिर उस बीमारी से बचना कैसे है, कैसे बीमारी से बाहर निकलना है, यह भी आपको बताएंगे। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, एक बड़े पैनल के साथ, डॉक्टर्स की पूरी टीम के साथ, कि अगर बीमार हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर्स को आप सुन लीजिए। जी हाँ, तो अब सवाल यह है इस बात का कि मॉनसून का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है, बारिश होती है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन यही मौसम बीमार बना रहा है, बच्चों की जान तक चली जा रही है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि डायरिया से दहशत है, मलेरिया से लोग मर रहे हैं, डेंगू डरा रहा है। कि शहर में कितने बीमार हैं, पहले आप ये भी जान लीजिए। गर्मी के बाद बारिश काफी ज्यादा राहत प्रदान करती है, लेकिन इस समय के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के चलते कीटाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मॉनसून संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात में होने वाली बीमारियों जैसे स्किन एलर्जी, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, फ्लू इन्फेक्शन से लोग बीमार हो रहे हैं। इन बीमारियों से उभरना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ये सभी समस्याएं स्वास्थ्य को लंबे समय तक और गंभीर रूप से प्रभावित भी कर सकती हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा 2 प्रकार की बीमारी लोगों को परेशान कर रही है। एक मच्छरों से होने वाली, दूसरी बैक्टीरियल बीमारी जो कि दूषित पानी और भोजन से होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डेंगू, मलेरिया, डायरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड का असर दिख रहा है। कुल मिलाकर बारिश का मौसम सुहावना तो होता ही है, गर्मी से राहत भी मिलती है, लेकिन इन मौसमी बीमारियों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मलेरिया जैसी बीमारी से ही लोगों की जान चली जा रही है। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज को आपकी फिक्र है। यदि आप भी बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर्स को सुनिए। जी हाँ, तो बार बार इस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं और आपको ये अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हो रहे हैं या बीमार हो सकते हैं तो फिर डॉक्टर्स को जरूर सुनिए। अब कौन से डॉक्टर्स को सुनिए, इसके लिए हम सीधे आपको डॉक्टर्स के साथ आपसे मिलवाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि हम किन से बात करने जा रहे हैं और आपको किन डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अखिलेश दुबे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक और डॉक्टर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका नाम होगा डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर, जो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टरों से बातचीत की शुरुआत करें। सबसे पहले तो आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए, क्योंकि हम आपकी बात, क्योंकि आपकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपकी सलाह को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनकर आए हैं। तो आपकी बात भी हम सुनाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आखिर बीमारियां जो लगातार बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में भी बताना जरूरी है। इसलिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में परेशान करती है। तो पहली बड़ी बीमारी है डेंगू, और इस डेंगू के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। डेंगू का डंक बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आखिर ये बीमारी होती क्या है, कैसे फैलती है, आइए जरा बताने की कोशिश करते हैं। आप समझेंगे तो आप और ज्यादा इसको पहचान पाएंगे। डेंगू का क्या असर होता है आप ये जानिए। पहले तो आप ये जानिए कि डेंगू की बीमारी होती क्या है। ये एक संचारी रोग है। ये एक संचारी रोग है, यानी कि संक्रमण से फैलता है। इसका जो फैलाव है वो तुरंत हो जाता है। एडीज एल्बोपिक्ट्स और एडीज इजिप्टी मच्छर के चलते, ये आपको नाम हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जानकारी भी होनी चाहिए। इन मच्छरों के चलते ये डेंगू का डंक फैलता है और डेंगू बीमार करता है। 4 टाइप के डेंगू होते हैं, DENV, जिसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कहा जाता है। डेंगू की बीमारी को आप इतने विस्तार से इससे पहले कभी नहीं जान पाए होंगे। 3 तरह के बुखार आते हैं डेंगू में, 3 तरह के बुखार। अमूमन आपको ये पता भी नहीं होगा कि 3 तरह के बुखार आते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। एक होता है क्लासिकल, यानी कि साधारण डेंगू, जो आमतौर पर आपको देखने को मिलता है।
साधारण डेंगू जिसे कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है डेंगू हेमरेजिक बुखार, जिसे DHF कहा जाता है। यह भी एक डेंगू के बुखार का एक जो है नया नाम है। डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS, यह भी एक तरह का डेंगू है, यह भी हो सकता है। तो ये अलग अलग स्टेप में होता है। अगर आप साधारण डेंगू को देखेंगे तो वो अलग है, और ये जो डेंगू हम आपको बता रहे हैं ये अलग है। तो ये तो डेंगू के बारे में हमने आपको बताया। अब डेंगू से बचाव कैसे करना है? बरसात का पानी जमा ना होने दे, ये बचाव के माध्यम आपको बता रहे हैं। लेकिन डेंगू का इलाज क्या है वो डॉक्टर आपको बताएंगे। कूलर के पानी को बदलते रहें। आप सुनते ही रहे होंगे कूलर में पानी में मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर डेंगू के होते हैं। इसके अलावा क्या करना है आपको? त्वचा को खुला ना छोड़ें। ये जो हाथ है ना, आप हाफ टी शर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, डेंगू के जो मच्छर होते हैं यहीं पर असर करते हैं और जब काटते हैं तो डेंगू होता है। मच्छर रोधी क्रीम लगाएं, ऐसी क्रीम जिसे आप कहते हैं कि जो मच्छरों को दूर करती है, मच्छर उस पर काटते नहीं है फिर त्वचा में, वो क्रीम लगाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप घर पर सोएं अपने बिस्तर पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ये आपको हम डेंगू के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। और आइए अब ज़रा डेंगू के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव हैं रायपुर से, और डॉक्टर अखिलेश दुबे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्मिथ ठाकुर, माफ कीजिएगा डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि डेंगू को लेकर मिथ ये है कि डेंगू बहुत अगर हो भी जाए तो डर ज्यादा लगता है। मलेरिया में डर कम लगता है, लेकिन डेंगू में डर तो लगता है। लेकिन डर से बचना कैसे है? ये मौसम की बीमारी में डेंगू जो है कितना इफेक्ट करता है, जरा इसके बारे में बताइए, कैसे बचें इस डेंगू से? जी, पहला विवेक जी बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि लोगों को अगर पता रहता है कि किस तरह की बीमारियां हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, तो बहुत सारी बीमारियों को होने के पहले हम रोक सकते हैं और बहुत सारी जान बचा सकते हैं। डेंगू के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः जैसे आपने बताया 2 विशिष्ट मच्छरों की प्रजाति है जिनसे फैलता है, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में और कुछ मैमेलियंस के ब्लड से दूसरे लोगों में पहुंच सकता है। इसमें यह होता है कि जो हमारे ब्लड में कि नसों में जो क्षमता रहती है वो ब्लड को अंदर रखने की, वो धीरे धीरे ह्रास हो जाता है और उसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको आप डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम कहते हैं या हेमरेजिक फीवर कहते हैं। यानी ब्लड अपनी त्वचा से, अपनी जगह नसों से बाहर आने लगता है, और जब ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और शॉक सिंड्रोम के कारण हम इससे भयभीत रहते हैं। इसमें बुखार आने के तीसरे दिन के बाद यह बीमारी इस तरह का भयावह रूप ले लेती है। 3 दिन तक तो ऐसा लगता है जैसे मलेरिया, जैसे कॉमन वायरल फीवर है, उसी ढंग से ये इसके लक्षण रहते हैं। व्यक्ति को बदन दर्द होगा, जिसको कहते हैं बदन टूटने वाला दर्द होता है। बुखार काफ़ी तेज आएगा, और उसके बाद में हमारी जो प्रतिरोधी क्षमता है वो और इन कीटाणुओं के बीच में एक लड़ाई होती है जी। अगर लड़ाई में हमारी प्रतिरोधी क्षमता जीत जाती है, हमारे सैनिक जीत जाते हैं, तो वो डेंगू को हरा देते हैं। अगर नहीं जीत पाते हैं तो डेंगू जब जीतता है तो नहीं जीत पाते हैं तो बीमार कर देते हैं और वो बीमारी बढ़ जाती है। देखिए, हमारा मकसद यही है डॉक्टर साहब, आप सभी बहुत ज़्यादा जानकार हैं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है बीमारी को लेकर। अगर जानकारी होती तो मैं भी डॉक्टर बन गया होता। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि हम एक एक करके लोगों को बताएंगे, हर बीमारी के बारे में बताएंगे। डेंगू को लेकर आप लोगों से हम जानेंगे, डायरिया को लेकर जानेंगे, मलेरिया को लेकर जानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अखिलेश दुबे भी जुड़े हुए हैं, जबलपुर से हैं। अखिलेश जी, डेंगू हो गया तो अब क्या करें, ये हम आपसे जानेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि डेंगू के बाद डर बहुत लगता है, और ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि प्लेटलेट इतनी कम हो जाएं कि लेने के देने पड़ जाएं। परिवार लग जाता है ब्लड ग्रुप को ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए, अगर जरूरत पड़ी तो ब्लड का सैंपल लेके कम से कम खून तो चढ़ाया जा सके। लेकिन मरीज ये डरता है कि क्या होगा आगे, क्या करेंगे अब डेंगू हो गया तो, उनके लिए क्या करना है? देखिए, ये जैसा कि डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी ने बताया, डेंगू के लक्षण और इनिशियली अपन कैसे इसको पहचाने और कैसे, जी सॉरी डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। सर, आपका फ्रेम भी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल
से चेंज हो गया है, जरा उसको भी ठीक कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेंगू में एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर बताएंगे। जी डॉक्टर अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर अजय जी के पास जाऊंगा। जी, तो जैसा कि डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी ने बताया कि सबसे पहले उसके जो बेसिक लक्षण है उसको पहचानें, और अगर एक बार पहचान में आता है और मरीज बुखार से आता है आपके पास और पूरे बदन में दर्द और ये लक्षण बताता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसको पहचान के और जो नियरेस्ट फिजिशियन या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर हैं अवेलेबल आपके पास, वहाँ उनके पास ले जाएं। वहाँ पे वो सबसे पहले तो वो सिंपल बुखार की दवाई देते हैं, जैसे एक वायरल फीवर की तरह ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से डेंगू बुखार को भी ट्रीट किया जाता है। पर अगर उसके प्रारंभिक लक्षण में या 3 दिन बाद, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 3 दिन के बाद प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहे हैं या मरीज का ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है और डिहाइड्रेशन के लक्षण लग रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और प्लेटलेट काउंट अगर एक पर्टिकुलर लेवल से, या तो फिर हेमरेजिक फीवर हो रहा है, मतलब कई सारे ऐसे चकत्ते निकल आए हैं जिसको हम परफ्यूरा बोलते हैं, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, या प्लेटलेट काउंट एक विशेष लेवल से कम है, तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की भी जरूरत होती है। और अदरवाइज अगर ऐसे लक्षण नहीं है, केवल बुखार है, तो उसको एक सिंपल बुखार की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस पेशेंट को फॉलो अप करना चाहिए कि एक सीबीसी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये फॉलो अप जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब फॉलो अप नहीं होगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय सिंह ठाकुर ऑर्थोपेडिक हैं, और डेंगू में तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, हड्डियां लगती है कि टूट रही हैं, हड्डी तोड़ बुखार इसे कहा जाता है। तो डॉक्टर अजय जी बताइए कि हड्डियां क्यों टूटती हुई नजर आती हैं डेंगू के बुखार में, और लोग क्या करें कि डेंगू हो ही ना। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो डेंगू को हम जैसे जानते हैं, इट्स कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर, जो कि हड्डी तोड़ बुखार। तो इस पे जो स्पेशल सिम्टम्स है कि लोअर बैक रीजन में काफ़ी सीवियर पेन होता है। अब इस पे पेन का कारण होता है फीवर की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, उससे मसल स्पाज्म हो जाता है लोअर बैक में, जो कि काफ़ी पेनफुल हो जाता है। इवन मरीज़ को हिलने डुलने में काफ़ी तकलीफ होती है, और बाकी हड्डियों में भी दर्द होता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रेशन मेंटेन करने की हम सलाह देते हैं। एंड हाइड्रेशन के साथ साथ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका सेल काउंट ना लो हो, तो सेल काउंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है। हर तीसरे दिन सेल काउंट चेक कराना ज़रूरी है, स्पेशली प्लेटलेट काउंट। अगर आप एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं और सिंपल पैरासीटामॉल फीवर के लिए काफ़ी है, तो इतना ही प्रिकॉशन अगर आप घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग की एक ज़रूरत है। एंड बेटर हो कि अगर आप किसी फिजिशियन के अंडर में मॉनिटरिंग लें। और जहाँ तक कि हड्डियों का सवाल है, तो जो बोन पेन के लिए आप एक एनाल्जेसिक ले सकते हैं, पर एनाल्जेसिक के साथ साथ ध्यान रखिए कि हाइड्रेशन आप पूरा मेंटेन करें। अपना यूरिन आउटपुट मॉनिटर करें, देखें कि अगर रात भर में यूरिन पास नहीं हुआ, सुबह भी डिले है या 3-4 घंटे से ज़्यादा का डिले हो रहा है, तो आप तुरंत उसमें उन केसेस में सीवियरिटी डिसीज़ की बढ़ जाती है अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो। जी, ये तमाम जो आप बात बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, बचाव की बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि जी 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 पूरी बात कीजिए प्लीज़। जी हाँ, जो आपने पूछा था कि बचाव कैसे करें, तो बचाव बहुत ही सिंपल है कि डेंगू मच्छरों से फैलता है, और सबसे ज़रूरी है कि मच्छर आसपास पनपने ना दें। और जैसा कि हम कहते हैं कि आफ्टर इवनिंग आवर्स जब भी आप निकलते हैं, सन डाउन स्लीव डाउन, मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहने अगर बाहर जा रहे हैं तो सॉक्स पहने, शूज़ पहने। आप एक चीज़ और बताओ, आपने एक बात कही है, अगर आप तो क्या डेंगू का जो मच्छर है वो दोपहर में नहीं काटता है, शामी को काटता है? हाँ जी, ये मैं जनरल बात कर रहा था मच्छरों से और बाकी कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए। जी, डेंगू का जो मॉस्किटो है, इसका बाइट यूजुअली आफ्टरनून में होता है और साफ पानी में फैलता है। खास बात ये है, जैसे कूलर का पानी आपका है, छत पे कहीं कोई खाली गमला पड़ा हुआ, उस पर अगर साफ पानी जमा है, तो इस तरह के आप अपना घर के आसपास पानी जमा होने ही ना दें। इससे डेंगू का मच्छर पनपेगा नहीं और बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड प्रिकॉशन जो आप ले सकते हैं कि या तो आप या अपने घर पे रेगुलर आप मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें। बहुत सारे बिल्कुल मॉस्किटो रेपेलेंट की ज़रूरत भी होती है, और ये जो आप बात बता रहे हैं ये लोगों को पता भी है, लेकिन लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं।
पानी भरा है तो भरा ही है, कोई देखने वाला नहीं है घरों में, लेकिन वही पानी फिर डेंगू को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा साधन बनता है। मच्छर उसी में पनपते हैं और वही मच्छर फिर घर के लोगों को काटते हैं या फिर बाहर काटते हैं। आप बने रहिए सभी लोग हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब आप जो जानकारी दे रहे हैं ये आसान नहीं है बताना हर किसी की, क्योंकि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मौसम में जो बदलाव आता है उसके बाद सिर्फ एक मलेरिया, एक सिर्फ डेंगू बीमारी नहीं होती है, मलेरिया भी होता है। और मलेरिया का असर यह है कि अकेले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई मलेरिया से। मलेरिया को लेकर लोग थोड़े से कम डर लगता है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि मलेरिया है ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति यह है कि मलेरिया से लोगों की जान भी जा रही है। मलेरिया बड़ी कॉमन बीमारी है, सरकार इसको लेकर बहुत बड़ा अभियान भी चलाती है, लेकिन फिर भी मलेरिया फैल रहा है। डेंगू से डरते लोग हैं, लेकिन मलेरिया का प्रकोप में, मलेरिया की चपेट में आकर लोगों की जान भी चली जाती है और उनको एहसास तक नहीं होता। ये जरा मलेरिया को जान लेते हैं, फिर डॉक्टर से हम जानेंगे कि मलेरिया से कैसे बचना है और क्या करना है। मलेरिया के बारे में बताते हैं आपको। मलेरिया क्या होता है पहले आप ये जानेंगे, पहले कैसे होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों से होता है। टेक्निकल टर्म इसलिए लेकर आए ताकि आपको बीमारी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से मिले। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का कारण है, सबसे बड़ा कारण है, प्रमुख कारण है और यही कारण है। इसी मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। इसके डंक में परजीवी आपके ब्लड में जाता है। आगे वाली बात बताइए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को मलेरिया की जानकारी मिले। मच्छर के डंक से परजीवी शरीर के अंदर पहुंच जाता है। मान लीजिए यहां पर मच्छर ने काटा, उसके डंक में वो परजीवी रहा होगा, वो आपके ब्लड में चला गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मलेरिया आपको इन्फेक्टेड हो जाता है। यही परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है शरीर में, ये कोशिका को संक्रमित कर देती है और यही वजह है कि मलेरिया जो है लोगों को परेशान करता है। और अब हम मलेरिया के बारे में जानेंगे कि आखिर मलेरिया से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो डॉक्टर हम बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्टरों से बात करना जरूरी है। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, मलेरिया को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मलेरिया मच्छरों से होता है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन मलेरिया को कैसे रोकें। डेंगू के लिए तो ठीक है, पानी आनी हटा दीजिए, लेकिन मच्छर तो हर जगह हैं, इनको कैसे रोकें। बाहर भी निकलना पड़ेगा, सब कुछ होना पड़ेगा, कामकाज भी करना है, तो मलेरिया से कैसे बचें। जी विवेक जी, उसके पहले मैं 2-3 जानकारी जो है आपकी डेंगू के लिए भी शेयर करना चाहूँगा जी, कि हम लोग अक्सर जो है सिर्फ प्लेटलेट की तरफ ध्यान देते हैं जी, मगर प्लेटलेट के पहले एक और टेस्ट होता है जिसको हिमेटोक्रिट कहते हैं, यानी ब्लड का घनत्व कितना है जी। और ये प्लेटलेट के कम होने के 3 दिन पहले घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो ये हिमेटोक्रिट अगर बढ़ रहा है तो हमको प्लेटलेट के पहले 3 दिन पहले जानकारी मिल जाती है और हम मरीज को जो है मदद कर सकते हैं। और दूसरी जो जानकारी मैं देना चाहूँगा कि मार्च 2024 में डेंगू के लिए 2 वैक्सीन आ चुकी हैं, टीके आ चुके हैं जो ब्राज़ील में टेस्ट किए गए हैं और जनरल पब्लिक के लिए अब ये उपलब्ध हो रहे हैं। तो इससे डेंगू की जो 4 वैरायटी आपने बताई थी उनसे बचाव हो सकता है। जी। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मादा एनोफिलीज के काटने से होता है और पहले हमको इसकी प्लाज्मोडियम की 4 वैरायटीज़ मालूम थी, अब एक 5वीं स्पीसीज़, एक और प्रजाति जो है वो आ गई है। और मेनली ये जो है आप कह सकते हैं प्लाज्मोडियम जो है वो लिवर में जाके और रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर अपना घर बना लेता है, अपनी कॉलोनी बना लेता है और वो उसको एक तरह से उसी को खाता है और उसी को तोड़ता है। और ये रक्त कोशिकाएं जब टूटती हैं तो इनकी टूटी हुई रक्त कोशिकाओं से हमारे को पीलिया हो सकता है, लिवर में खराबी हो सकती है और ये अगर मस्तिष्क में पहुंच जाता है, खासकर जिसको फेल्सीपेरम मलेरिया है जी, वो मस्तिष्क में भी पहुंच जाता है और वहाँ मस्तिष्क में सूजन करके व्यक्ति को कोमा में ले जा सकता है, बेहोश कर सकता है और उसी के कारण मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी जो मलेरिया है उनमें सिर्फ ब्लड के टूटने के कारण ब्लड की कमी और जॉन्डिस यानी पीलिया बढ़ने के कारण मृत्यु होने की संभावना रहती है। टूटा हुआ ब्लड जो है वो किडनी को ब्लॉक कर सकता है, यूरिन का फॉर्मेशन, पेशाब का बनना कम कर सकता है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन चूंकि मलेरिया से हमारी जद्दोजहद और हाथापाई लंबे समय से हुई है तो बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे जन सामान्य व्यक्ति भी इसके प्रति जागरूक हैं
और बिल्कुल, इसमें नहीं, डॉक्टर सबसे साहब, महत्वपूर्ण जागरूकता रहता तो है आपको है, बचाव लेकिन करना समस्या है। इस बात की आती है कि इस जागरूकता के बीच जो बीमार होता है ना, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। हमें भी मलेरिया हुआ है, बचपन में मलेरिया हुआ तो पूरे माँ बाप सब लोग परेशान हो गए, बहुत तेज बुखार आता था। उसी परेशानियों को दूर करने का आज का मकसद है। मलेरिया क्या है, ये सब जानकारियां तो लोगों को पता ही हैं, लेकिन क्या करना चाहिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप जो जानकारी हमें दे रहे हैं। हमारे साथ अजय सिंह ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मलेरिया एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो हर घर में कोई ना कोई सदस्य इससे इन्फेक्टेड हो ही जाता है साल 2 साल में। अब सवाल इस बात को लेकर है कि मलेरिया से बचने के लिए क्या सिर्फ मच्छरदानी का ही इस्तेमाल करें, मलेरिया हो जाए तो क्या करें, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी बता दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल मच्छरदानी का उपाय सबसे बेस्ट रहता है। एक तो आप इट इज़ रीयूजेबल, आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक हैबिट फॉर्मेशन की बात है, अगर आपको मच्छरदानी में सोने की आदत है तो आप मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। और मच्छरदानी अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर तो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाते हैं इन बीमारियों से, क्योंकि जब मलेरिया फैलता है तो ये एनाफोलिस मॉस्किटो जो है ये भी एक तरह से पानी में ही पनपता है, पर ये फीमेल मॉस्किटो होता है, खास तरह का मॉस्किटो है जिससे फैलता है। तो मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए एक तो सबसे पहले आपको वही बात है कि ये भी पानी में ही पनपता है जो एनाफोलिस मॉस्किटो है। जी। और अपने घर के आसपास साफ पानी, गंदा पानी, किसी भी तरह का पानी आप जमने ना दें। और लगातार गवर्नमेंट भी इसमें मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम काफ़ी सालों से चल रहा है। अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है, अगर आपके घर के आसपास किसी को आपको पता चला कि मलेरिया है तो पूरे इलाके का स्प्रे गवर्नमेंट करते हैं। और बिल्कुल, वो स्प्रे भी जरूरत है। मेडिसिन और डॉक्टर साहब सवाल यही है कि स्प्रे, मच्छरदानी, मॉस्किटो रेपेलेंट, जो सब जितने भी साधन हैं उनको तो अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि भाई मैंने तो इतना ज़्यादा सब कुछ किया फिर भी मलेरिया हो गया, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आशीष जैन भोपाल से। डॉक्टर आशीष जैन जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। और हम मलेरिया को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मौसमी बीमारी है, तो आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि मलेरिया हो गया क्या बचाव है, ये तो एक सवाल है ही। सवाल ये भी है कि मलेरिया हो ही ना, मलेरिया हो जाने पर क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये भी बता दीजिए। डेफिनेटली, पहले तो ये मैं काफ़ी देर से डिस्कशन में हूँ। बेसिकली मलेरिया जो शब्द है वो आया है मैल एरिया, जो कि एरिया जो इन्फेक्टेड है, सैनिटेट नहीं है, और जहाँ पर ऐसे पॉपुलेशंस रहती हैं जो इजीली प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस वगैरह के लिए। तो बेसिकली प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन की, जैसे आपने बताया मच्छरदानी जो रीयूजेबल होते हैं और काफ़ी हद तक मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मलेरिया में खान पान या कोई इन्फेक्शन में खान पान क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ईजिली डाइजेस्टेबल जो भी हम अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन में जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट कम हो, कार्ब्स हो, लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल हो, फ्रिक्वेंट हो, और अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। लिक्विड, डेफिनेटली लिक्विड, चाहे कोई सा भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो जेनेटिक हो, प्रोटोजोअल हो, या फिर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, एक मैं गुजारिश आप सभी से करूंगा, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। एक गुजारिश यही करूंगा कि ये जो कार्यक्रम है, हमारा मकसद है कि लोगों को हम आसान भाषा और शब्दों में सारी बीमारी बता सकें। क्योंकि आपकी भी आदत है कि सभी डॉक्टर्स की आदत होती है कि वो जो उनकी टेक्नोलॉजी वाले वर्ड होते हैं, जो टेक्निक्स होती है, उन्हीं में बात करते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर आपसे भी संभव हो सके कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में, और जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा और इस कार्यक्रम को और ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे। जी आशीष जी। हाँ जी, बिल्कुल। जो पोषक तत्व होते हैं जो कि हमको बहुत ज़रूरत होती है, देखिए जैसे कि जब बॉडी डिफेंस एक्टिव होता है तब हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है, हमारी शरीर जो होता है ऊष्मा जनरेट करती है, जिससे हम उसको एक थ्रेशोल्ड जनरेट कर पाएँ, एक थ्रेशोल्ड मेंटेन कर पाएँ।
तो वो उसमें हमारी बॉडी जब एग्जॉस्ट होती है या हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी से कुछ शरीर से कुछ पोषक तत्व निकल जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम जिसको हम सलाइन या कुछ इस तरह से हम भाषा में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में बोलते हैं भाई बॉटल लगाई तब ठीक हुआ, वो न्यूट्रिशन आपने लेने होते हैं। बिल्कुल, न्यूट्रिशन की मैंने जरूरत भी बोला कि पड़ती जिस है तरह और ये से, जरूरी भी है डॉक्टर साहब, खान-पान आप जो में सारी जानकारियां दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण भी है। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक कॉमन सवाल मेरे मन में आ गया है और डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी आज आप उस सवाल का अच्छे से जवाब इसलिए दे पाएंगे क्योंकि आप देखते रहे होंगे, सभी डॉक्टर्स इस चीज़ को देखते हैं कि कोई बीमारी होती है सबसे पहले गूगल किया जाता है या फिर पुराने नुस्खे अपनाए जाते हैं। मलेरिया हो गया है तो कोई आयुर्वेदिक दवाई ले ली जाए। आयुर्वेदिक खराब नहीं है, मैं इस बात को नहीं कहता कि आयुर्वेदिक खराब है, लेकिन क्या मलेरिया का उपचार सिर्फ एलोपैथी में ही है, अंग्रेजी दवाइयों में ही है, या आयुर्वेदिक तरीके से भी मलेरिया ठीक हो सकता है, घरेलू नुस्खे से भी मलेरिया ठीक हो सकता है? डॉक्टर स्मिथ जी। जी विवेक जी, मैं तो चूंकि एलोपैथिक का प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे एलोपैथी के बारे में मालूम है, आयुर्वेदिक के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन मेरा ये है कि आयुर्वेद के ज्ञाता कम हैं, उसमें शोध कम होते हैं लोगों में, इसलिए रिसर्च कम है, तो उसकी अभी डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है जितना एलोपैथी का हो रहा है। एलोपैथी में हमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि मलेरिया कैसे होता है। जैसे पुरानी एलोपैथी में भी पहले धारणा ही रही थी, जैसे अभी डॉक्टर आशीष जैन ने बताया, मलेरिया कहते हैं मेल एरिया, मतलब जहाँ बुरी हवा है, बैड एयर है, मेल एरिया है। तो वो पहले मानते थे कि दूषित वायु से हो रहा है, लेकिन उसके बाद में समझ में आया कि किसी नदी नाले के किनारे जहाँ पे दूषित पानी पड़ा है वहाँ से मलेरिया ज़्यादा होता है। लेकिन एलोपैथी ने फिर इसमें आगे बढ़त हासिल की और आज हम 4 कीटाणु मानते थे, आज हम एलोपैथी में 5वां कीटाणु भी उन्होंने खोज लिया। और वो कीटाणु ब्लड में कैसे घुसता है वो भी आपने बड़े विस्तार से बताया। उसको भी हमने रोकने के लिए, इनफैक्ट इसके लिए भी वैक्सीन, यानी इसके लिए भी टीके, मलेरिया के लिए भी टीकों का प्रयोग चालू है। तो मेरे विचार से अगर आपके पास में एक ऐसी पैथी उपलब्ध है जिसमें इलाज सुलभ है, सरल है और 3 दिन के 3 इंजेक्शन में अगर आप मलेरिया का इलाज कर सकते हैं जी, बहुत अच्छी जीवन रक्षा के साथ में, तो फिर और पैथी में तब तक ना जाने की सोचें। एक सवाल मैं इसमें और जोड़ रहा हूं डॉक्टर स्मिथ जी, विकास हो रहा है, एक सवाल और जोड़ रहा हूं इसमें नहीं है कि एक सवाल जो है वो ये है कि डेंगू को लेकर हम बात कर रहे थे, जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो पहले आदमी चुकंदर का जूस पीता है घर में, उसके बाद फिर और कोशिश करता है कि नए नए जूस पिए जाएं ताकि ब्लड बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, प्लेटलेट बढ़ जाए। उसके बाद जब लगता है कि इलाज नहीं हो पा रहा फिर डॉक्टर के पास जाता है। ऐसी भी सिचुएशन सामने आती है, इनके लिए क्या कहेंगे आप? जी विवेक जी, एक तो बहुत अच्छी प्रयास है चूंकि आपका, इसलिए एक जानकारी जरूर साझा करें कि प्लेटलेट की कमी होने पे हमें नहीं डरना है। प्लेटलेट अगर आपकी 25,000 के नीचे भी पहुंच गई है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपका कहीं से रक्त स्राव नहीं हो रहा है, यानी कहीं से खून बह नहीं रहा है। और 10,000 के नीचे आने तक हमको प्लेटलेट रिप्लेस करनी, यानी देने की ज़रूरत, चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम 1 लाख के नीचे ही मरीज और मरीज के जो परिजन हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं कि हमको प्लेटलेट कम हो गई है, और चूंकि लैब की रिपोर्ट में लिखा रहता है 1 लाख के नीचे कमी है, तो ये है, इसलिए प्लेटलेट की। डॉक्टर अजय जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल प्लेटलेट को लेकर आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है और उम्मीद यही है कि आपकी बात सुनकर लोगों का भ्रम दूर होगा। डॉक्टर अजय जी, मलेरिया में जोड़ों में भी दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी हैं, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए डेंगू, मलेरिया या किसी भी बीमारी में अगर जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो क्या करें? जी देखिए, मलेरिया में अगर सिर का दर्द हो रहा है तो उसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तुरंत फिजिशियन को दिखाएं, क्योंकि एक मलेरिया का एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म है जिसको हम सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। एंड इस केस में पेशेंट की जान पे भी बना सकती है और इसलिए इस पर रिस्क लेना चाहिए अगर हेडेक बहुत सीवियर है। और जो जॉइंट पेन्स और जहाँ तक कि बॉडी एक का सवाल है, तो ये हर फीवर में आपको बॉडी एक और जॉइंट पेन ये सब होता ही है। इसका मुख्य कारण है जो आपका डिहाइड्रेशन है और बॉडी में जो एक हम कैटाबॉलिक स्टेट बोलते हैं कि बॉडी में प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आपके बॉडी के टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ये इसमें एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है जिसकी वजह से होता है जी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी तो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बट आपको
साथ में न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, विटामिन रिप्लेसमेंट एंड आपका प्रोटीन रिप्लेसमेंट, एंड अपना पेशेंट को खाना पीना किसी भी हालत में नहीं छोड़ना जी। चाहिए। अगर भूख नहीं भी लग रही तो भी आप थोड़ा बहुत जूस या फिर दलिया खिचड़ी इस टाइप का हल्का भोजन ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका जो सबसे बड़ा वेपन है किसी भी डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, जी वो आपकी खुद की बॉडी होती है। जी अगर आपको बॉडी का अपना एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे, प्रॉपर बिल्कुल, हाइड्रेशन, वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है डॉक्टर अजय जी, वो जरूरी भी है। और आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हद तक बचाव अब हमारे पास ये सूचना आ रही है कि डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी और आपको अजय सिंह ठाकुर जी को, आप दोनों को शायद ओपीडी के लिए जाना भी, आपने वक्त 30 मिनट दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बताया अच्छे से कि मलेरिया और डेंगू से क्या बचाव करना है, कैसे करना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष जी, आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि 2 डॉक्टर और ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। और अब हम बात करेंगे डायरिया को लेकर। डायरिया, लगातार डायरिया बढ़ता जा रहा है, खासतौर से छत्तीसगढ़ और तमाम दूसरे राज्यों में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो डायरिया के लगभग 10,000 मामले सामने आ चुके हैं, 10,000 से ज्यादा मामले। अकेले बिलासपुर में डायरिया के 477 मामले हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ डायरिया के प्रकोप के चलते लोग इससे जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। ये डायरिया आखिर होता क्या है और बरसाती मौसम में क्यों ज़्यादा फैलता है, इसको भी आपको बताते हैं और इसके जानकारी पूरी हम देते हैं कि डायरिया आखिर क्या बला है, डायरिया बीमारी क्या है, जरा इसको आप जान लीजिए। वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन है डायरिया। कैसे होता है डायरिया, ये आपको बता रहे हैं। वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन है। क्या होता है? पाचन तंत्र संबंधित बीमारी है। जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन सिस्टम होता है पेट में, इशारा कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको और समझ में आ जाए, यहां पर गड़बड़ी आ जाती है। आंत से संबंधित रोटा वायरस के चलते ये डायरिया हो जाता है, खासतौर से बच्चों में, और इसको लेकर वैक्सीनेशन भी लगाया जाता है, वैक्सीन किया जाता है कि बच्चों को रोटा वायरस से बचाया जा सके। दूषित पानी और दूषित भोजन, यही है डायरिया का सबसे प्रमुख कारण। गंदा पानी अगर आप पी रहे हैं या दूषित भोजन कर रहे हैं तो आप डायरिया की चपेट में आ सकते हैं। आपका पेट खराब हो सकता है, आपको दस्त लग सकते हैं। अब कैसे बचना है ये हम आपको बता रहे हैं। टॉयलेट इस्तेमाल के बाद हाथ जरूर धोएं, वो भी साबुन से, और संभव हो सके तो 2 बार धोएं। जरूरी है क्योंकि सेहत आपकी है। हाथ धोकर ही खाना खाएं, कुछ भी खाना हो आपको। कई बार ऐसा होता है कि हल्का सा कुछ खा रहे हो तो लगता है कि अरे ठीक है ना, हाथ साफ है, वो भी लापरवाही नहीं बरतनी है। हाथ धोकर ही खाना खाना है। स्ट्रीट फूड से, फुटपाथ पर जो खाना खुले में मिलता है ना, उससे बचना है। पौष्टिक खाना ही खाएं। स्ट्रीट फूड का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, खासतौर से बरसात के मौसम में पौष्टिक खाना खाएं। आरओ वाला या उबला हुआ पानी ही पिएं। यही पानी है आपके शरीर के लिए सही। नहीं तो अगर आप कैसे भी पानी पी लेंगे तो आपको हो सकता है कि डायरिया हो जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये डायरिया के बारे में बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। साफ सफाई, हमने डेंगू बताया, मलेरिया बताया और अब डायरिया के बारे में बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आपको एक एक बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। लक्षण क्या है जरा ये देख लीजिए आप डायरिया के। पतली दस्त, पेट में ऐंठन, मलती आना जो उल्टी से मन करता है, हल्का बुखार, डिहाइड्रेशन, भूख में कमी, ये डायरिया के लक्षण हैं। मतली आना, उल्टी आना, डिहाइड्रेशन हो जाना, भूख ना लगना, पेट में ऐंठन होना, दस्त लगना, ये डायरिया का ही असर है। अगर आपको ऐसे लक्षण है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। घर में इलाज तो बिल्कुल मत कीजिए। घर में अगर आप इलाज करेंगे तो यकीन मानिए कि आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम लगातार डॉक्टर्स के साथ चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक एक बीमारी से बताया जा सके, एक एक बीमारी से आपको बताकर आपको बचाया जा सके। और इस वक्त हमारे साथ अब और नए डॉक्टर जुड़ गए हैं, और नए डॉक्टर जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि अलग अलग डॉक्टर्स की राय आप तक पहुंचाएं। अलग अलग डॉक्टर्स के आपको इन बीमारियों को लेकर आपको सलाह देंगे, ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जैन लगातार बने हुए भोपाल से, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक मेहता जुड़ गए बिलासपुर से। डॉक्टर अशोक मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। पहला सवाल मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी आप ही से करता हूं, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। डायरिया का असर यह होता है कि लोगों का पेट खराब हो जाता है, दस्त जाने लगते हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में तो लोगों की जान भी जा रही है।
तो बताइए डॉक्टर साहब कि डायरिया से कैसे बचें, क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। सर, डायरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक मौसमी समस्या है और ये वाटर बोर्न इन्फेक्शन है। और अभी इस मानसून में डायरिया के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में आ रहे हैं। जब डायरिया में डिहाइड्रेशन के साथ में लूज़ मोशन भी होता है और इसमें अगर प्रिकॉशन नहीं रखा जाए या इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की भी नौबत आती है। और रही बात इसमें हम ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में उसको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो तो हम खैर फॉलो करते ही करते हैं, बाकी पेशेंट को भी क्लीनलीनेस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पानी का भी शुद्ध पानी का सेवन करना चाहिए। अभी इस मौसम में, मानसून वाले मौसम में जनरली क्या होता है कि नया पानी, पुराना पानी, जमा हुआ पानी और ये इन्फेक्शन की बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती है जी। इसलिए पानी उबाल के उसको ठंडा करके या नॉर्मल रखें और ऐसे सेवन करेंगे और हल्का पतला खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, तो उसी से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक मेहता जी, बिलासपुर हो या पूरा छत्तीसगढ़ डायरिया के प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है और हम ये कार्यक्रम इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि गांव में भी जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले, क्योंकि कई तो लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि डायरिया बीमारी भी क्या है। तो गांव के खान पान के हिसाब से बताइए कि डायरिया, पहले तो ये बताइए कि क्यों फैल जाता है, क्यों लोग इससे संपर्क में आ जाते हैं, क्या गलती करते हैं वो, और फिर कैसे बचना है, हो जाए तो क्या करना है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा चीज़ है डायरिया क्या है ये हम जानें। डायरिया की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को दिन में 3 बार या उससे अधिक एकदम पानी जैसे दस्त होने लगे और शरीर से पानी का लॉस होने लगे, इसको डायरिया बोलते हैं। इसमें जैसा आपने बताया कि पेट में मरोड़ उठती है और वो होता है, और दूसरा जो होता है डायरिया का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका वाटर सोर्स ख़राब है और आपके खान पान का जो हाइजीन है वो ख़राब हो रहा है। हम लोगों की एक टेंडेंसी रहती है कि हम लोग घर में रखी हुई चीज़ें, आज बनी हुई चीज़ें कल और परसों तक खाते हैं। एक और मिथ है कि फ्रीज़ में रखेंगे तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। फ्रीज़ में रखने से चीज़ें देर से ख़राब होती जी। और जब बारिश का सीज़न आता है तो जो हमारा मौसम रहता है वो गर्म और नम दोनों रहता है जी। इसमें जो बैक्टीरिया और वायरस हैं इनको ग्रोथ करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। और बारिश जब बहुत होती है और कीचड़ का पानी आपके वाटर सप्लाई में मिल जाता है, उसमें बहुत से कीटाणु और जीवाणु या विषाणु जो भी होते हैं, जिस भी तरह का डायरिया है वो होता है। जो अभी डायरिया की जो मौतों की बात कर रहे हैं वो एक विशेष इन्फेक्शन सीजनल आता है, हम लोग भी कुछ समय से देख रहे हैं। उसमें इतना ज़्यादा पानी का लॉस होता है कि सिर्फ मुंह से पानी पीने से वो पानी का लॉस को हम बचा नहीं पाते हैं। पेशेंट को बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो डिहाइड्रेशन से डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा डायरिया हो रहा है कि हम ORS से ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करके फिर बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं और तभी उसका जीवन हम बचा सकते हैं जी। लेकिन डॉक्टर अशोक जी, अब सवाल ये भी है कि गांव के लोग क्या गलती कर देते हैं, पर 2-3 दिन हमको पूर्ण सपोर्ट और मॉनिटरिंग लगती है जी। हाँ। डॉक्टर साहब, गांव के लोग क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमें ज्यादा डायरिया का प्रकोप दिखता है, वहां कमी क्या रह जाती है? क्या दूषित पानी एक मुख्य वजह आपने बताई है, ये तो एक कारण है ही, लेकिन वहां पर RO सिस्टम तो देखने को नहीं मिलता है गांव में, उबालने के लिए भी इतना ज्यादा जागरूकता नहीं है, तो क्या करें, कैसे बचें इस डायरिया से? तो गांव में यही बोलना है कि आपका वाटर सोर्स सेफ होना चाहिए। जैसे छोटे बोर रहते हैं जो जी डॉक्टर साहब, करना है उसके बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है जी। दूसरा, क्लोरीन टैबलेट रहती है, क्लोरीन टैबलेट का वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है। वो एक काफ़ी मतलब पूर्णतः तो नहीं कर सकते पर आंशिक हमको काफ़ी फायदा दे सकता है वो जी। तो क्लोरीन टैबलेट डालें, पर उसका कांटेक्ट पीरियड होता है। उसमें उन लोग बताते हैं कि ग्लास में कितना डालना है, मटके में कितना डालना है, उसको डाल के ओवरनाइट छोड़ दें तो सुबह तक पानी काफ़ी इन्फेक्शन कम हो जाता है। हल्का सा स्मेल आता है पर हमारी जान तो बची जाती है। बिल्कुल, जान दूसरा बचाना क्या जरूरी होता है है कि पेट खराब हो गया तो हम खाना बंद कर देते हैं जी। तो खाना बंद करना तो ठीक है, आप कम खाना खाएं, पर ORS का इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए। प्रत्येक गांव में PHC, मिनी PHC होती है जहां ORS प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो हमको लोगों को ये सिखाना है कि जो सरकारी ORS मिलता है
वो गिन के 1 लीटर पानी में बनाना है जी। छोटे पैकेट 200 ग्राम पानी में आते हैं जी। उसको एग्जैक्टली वैसे बनाना चाहिए, यानी कि क्योंकि पानी सबसे जो बड़ा उसका जो सबसे composition बड़ा होता है इम्पैक्ट ORS है का, डायरिया में। अगर उसमें साफ वही पानी चीजें पिएंगे होती हैं जो तो हमारे डायरिया डॉक्टर शरीर साहब में से होगा ही loss नहीं, जैसा आप बता रहे हैं, और अगर हो भी गया तो बचना कैसे है वो भी आप बता रहे हैं डॉक्टर आशीष जैन जी। लेकिन स्ट्रीट फूड से कैसे तौबा करें? नई जनरेशन, हालांकि मैं भी उसी जनरेशन का हिस्सा हूं, स्ट्रीट फूड लेकिन लोगों को बहुत पसंद आते हैं, कुछ टेस्टी भी होते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो है आपके सेहत का टेस्ट बिगाड़ देते हैं। कैसे क्या किया जाए कि डायरिया से बचें? और पानी को लेकर आप थोड़ा सा और भ्रम दूर करिए कि कितनी बार उबालना चाहिए, कितना उबाल आना चाहिए और क्या करना चाहिए? आरओ का पानी सही है या कुछ और भी करना चाहिए? आरओ के पानी को भी उबाल लेना चाहिए? डेफिनेटली सबसे पहले जो स्ट्रीट फूड की हम बात करें तो स्ट्रीट फूड डेफिनेटली टेम्पटिंग होते हैं और काफ़ी जैसे बोलेंगे आदत बन जाती है। लोग आजकल देखते हैं कि ब्रेकफास्ट भी शुरुआत करते हैं तो वो स्ट्रीट फूड से ही करते हैं, नाइट का जो डिनर है वो भी स्ट्रीट फूड के साथ ख़त्म करते हैं। तो बीच का न्यूट्रिशन जो कि हम स्ट्रीट फूड में मोस्टली जो होता है वो मैदा होता है, पूरा गेहूं नहीं होता है। मैदे का डाइजेशन मुश्किल होता है क्योंकि मैदा जो होता है काफ़ी ऑयल लेता है, तो इसमें आप देखते हैं कि फुलनेस तो होती है लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते हैं। देखिए किसी भी बीमारी से, चाहे हम वेक्टर बॉर्न डिसीज़ बोलें जिसको हम बोलते हैं कि जीभ से प्रसारित होने वाली बीमारी, या फिर हम बोलें कि ये कंटामिनेटेड डिसीज़ जिसको भी हम बोलें कि एक दूसरे से फैल रही है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिरोधक क्षमता तभी आती है जब आपकी शरीर के अंदर पोषक तत्व होते हैं, जब शरीर को लड़ने के लिए एक बैकअप रहता है जिसको हम पोषक तत्व बोलते हैं वो होता है। वो चाहे आपका फ्रूट से मिलता है, चाहे आपके नट्स या दालों से मिलता है, प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। मुख्यतः जो प्रोटीन होते हैं वो दालों से मिलते हैं, और जो अंडे खा सकते हैं उनको अंडे से और नॉन वेज से मिल सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि ये स्ट्रीट फूड कल्चर है मोस्टली या तो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेशन के लिए कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि कोशिकाओं को धीरे धीरे करके सख्त बनाते हैं, जिसको ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी शरीर जो होता है वो ख़त्म करता है, तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। छोटे छोटे इन्फेक्शन जैसे हल्का सा भी ये डायरिया होता है तो उनके लिए बड़ा गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो वो एक बीमारी की जड़ है जो कि स्ट्रीट फूड समझ में नहीं आते हैं। काफ़ी लोगों को मैं भी ओपीडी में समझाता हूँ कि ये हैबिट बहुत ख़राब है, लेकिन डेफिनेटली टेम्पटिंग होता है। आपने ही बोला कि जो एक बार खाता है तो उसका मन करता है चलो एक बार महीने में जी। तो ये डिसीजेस जो है बढ़ती हैं इस हैबिट से, फूड हैबिट से। और दूसरी बात है कि हम ई बॉयलिंग की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पानी उबाल कर पीना। आजकल कोई सिस्टम है जो ई बॉयलिंग है। ई बॉयलिंग में मिनरल्स जो पोषक तत्व होते हैं वो बचे रहते हैं, लेकिन जर्म्स, जीवाणु मारे जाते हैं। ई बॉयलिंग के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए ना, थोड़ा संक्षेप में कि ई बॉयलिंग क्या होता है? ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। ई बॉयलिंग ऐसा ई बॉयलिंग एक सिस्टम होता है जिसपे कोशिकाएं जो जीवाणु की सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस तरह हम उबालने से बोलते हैं कि जो वायरस बैक्टीरिया जो फंगल या एल्गी जो ग्रो कर रहे होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं उनकी बॉल्स, तो उस बॉल्स को उबाले बिना ही हम ई बॉयलिंग जिसको हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर हम लोग वो देते हैं जिससे ठीक है। डॉक्टर साहब आप सभी लोग बने रहिए, आप प्लीज बने रहिए, क्योंकि डायरिया के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों को समझा दिया है। लेकिन सिर्फ डायरिया ही लोगों को नहीं होता, एक और बीमारी है, मौसमी बीमारी में आती है। हम एक एक बीमारी करके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ताकि लोग समझें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलेरिया और डेंगू के बारे में बता दिया तो काम खत्म हो गया। डायरिया के बारे में भी जान लिया है, लेकिन अब टाइफाइड के बारे में भी जान लीजिए। आखिर टाइफाइड क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। टाइफाइड भी ऐसे ही दूषित भोजन पानी से होता है, ऐसा कहा जाता है, और यह भी एक पेट की बीमारी है, लेकिन इसके चलते बुखार बहुत तेज आता है। लोग कहते हैं कि टाइफाइड अगर हो गया तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन टाइफाइड क्या होता है जरा ये जान लेते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि टाइफाइड के बारे में आपको हम बताएं। टाइफाइड एक एस टाइफी बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है टाइफाइड, आपको विस्तार से, आज आपको आरा डॉक्टर तो बना ही देंगे हम, आपको पता चलेगा बीमारी क्या होती है। छोटी आंत को संक्रमित करता है ये वाला बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया छोटी आंत को संक्रमित करता है, उससे क्या होता है टाइफाइड। और टाइफाइड की वजह से होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि इसे एंट्रिक बुखार भी कहा जाता है। ये सारी जानकारी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वही जानकारी इंटरनेट से लेकर आपको बता रहे हैं। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं पता बीमारी के बारे में। दूषित भोजन या पानी से होता है टाइफाइड,
और यही सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट है कि ये बीमारी जो है लोगों को हो जाती है। बचाव क्या है, बचाव कैसे करें टाइफाइड से? बचाव करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ। कुछ खाने से पहले हाथ धोना है, कुछ भी खाओ, शौचालय के इस्तेमाल के बाद साबुन से हाथ धोना है। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उबला हुआ या आरओ वाला पानी पिए, यहाँ पर भी वही एक कंडीशन है, क्योंकि अगर इससे बचना है तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये है कि टाइफाइड भी इसी मौसमी बीमारी की वजह से होता है। लक्षण क्या है जरा ये भी जान लीजिए, जल्दी से लक्षण जान लीजिए। बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, जकड़न आना शरीर में, पेट और छाती में हल्के से दाने निकल आना। जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण एक जैसे सभी के साथ हो, लेकिन ये लक्षण है। अगर आपको ऐसा दिखता है डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। दस्त या कब्ज हो जाना, ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी है टाइफाइड, जिसको लेकर हम आपको बता रहे हो। तेज बुखार भी आता है। आइए जरा डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर आशीष जैन जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दूसरे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, अखिलेश दुबे और अजय सिंह ठाकुर से हमने आपकी बात कराई। अब अशोक मेहता हमारे साथ बने हुए हैं बिलासपुर से, और जितेंद्र शर्मा भी बने हुए हैं। तो जितेंद्र शर्मा जी, टाइफाइड अगर हो जाए, पहले तो ये बताइए कि ये टाइफाइड और डायरिया में कितना अंतर है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं खुद समझना चाहता हूं कि बेसिक अंतर क्या माना जाता है, कैसे लक्षण, क्योंकि लक्षण दोनों के लगभग एक जैसे हैं, और कैसे बचाव करें। सर बेसिकली टाइफाइड और डायरिया दोनों वाटरबोर्न इन्फेक्शन है, पर टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और इसमें मेन इम्पैक्ट जो होता है बॉडी के ऊपर वो छोटी आंत पर होता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। और डायरिया में जनरली शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, डायरिया में जनरली पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और टाइफाइड में हम जनरली एक विडाल एक टेस्ट होता है जो बेसिक टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट होने के बाद में फिर हम उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाता है। और दोनों में इसीलिए मौसमी समस्या में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यदि हम वाटरबोर्न इन्फेक्शन से बचाव के लिए ट्राई करेंगे तो हम मलेरिया से भी बच सकते हैं, टाइफाइड से भी बच सकते हैं, और डायरिया से भी बच सकते हैं। और टाइफाइड में जनरली हाई ग्रेड फीवर होता है और चिल भी आता है। बाकी डायरिया में एब्डोमेन क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल लूज स्टूल हो जाता है, और शरीर में अत्यधिक पानी की कमी हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक मेहता जी, एक सवाल मैं आपसे और उसके बाद वायरल बीमारी के बारे में भी चर्चा करना है। जल्दी से बता दीजिए कि टाइफाइड से बचने के लिए भोजन पानी तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है साधन तरीका जिसे रोज अपनाकर इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, चाहे वो डेंगू मलेरिया हो, डायरिया हो, टाइफाइड हो? देखिए, किसी भी वाटर बोर्न या फूड बोर्न बीमारी है, उससे बचने का बेस्ट तरीका तो फूड हाइजीन और वाटर हाइजीन है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी टाइफाइड के लिए कम से कम 90 से 95% इफेक्टिव टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है। और टाइफाइड की वैक्सीन वो आज 6 से 8 महीने की उम्र में बच्चों को लगा दी जाती है, और एक डोज से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन टाइफाइड से प्राप्त हो सकता है, जो साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। टाइफाइड के ऑर्गेनिज्म से आपको डायरिया भी हो सकता है, और परंतु बुखार इसमें आता है, पेशेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है, और पेट के अलावा ये कभी कभी ब्रेन में भी घुस जाता है। ट्रीटमेंट में इसके बहुत हाई डोज के एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट डबल डोज, क्योंकि इसके ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक अपने ब्लड में होना चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिज्म नष्ट होता है। पर टाइफाइड की वैक्सीन अभी गवर्नमेंट में तो मेरी जानकारी में आई नहीं है, पर 8 से 9 महीने में सभी बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। एक बीमारी और रह गई, मुझे समाप्त करना है डॉक्टर साहब, माफी के साथ बहुत तेजी में आपको रोक रहा हूं, क्योंकि अब एक और बीमारी है जो बड़ी कॉमन है, वो है बीमारी वायरल। और वायरल के चलते हर कोई इन्फेक्टेड होता है। वायरल क्या है जरा इसको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि वायरल पे भी एक सवाल हो जाए डॉक्टर का, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि क्या है, क्या कैसे होता है वायरल बुखार, ये आप ये जान लीजिए। बदलता मौसम और प्रदूषण, वायरल का सबसे बड़ा यहां पर असर होता है। बदलता मौसम और प्रदूषण, इसकी वजह से वायरल होता है। बच्चों में जल्दी फैलता है वायरल जो फीवर होता है, जिसके चलते तेज बुखार भी आता है। अचानक से तापमान का बदलना, दिन में ज्यादा गर्मी, रात में ठंड, ये सबसे बड़ा कारण है। तेजी से संक्रमित होने वाली बीमारी है ये वायरल, जिसके चलते लोग जल्दी चपेट में भी आ जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर संपर्क में कोई रहता है तो तुरंत इसकी चपेट में वो आता है और इन्फेक्टेड हो जाता है।
सबसे बड़ी बात है कि वायरल फीवर के लक्षण क्या हैं, तो गले में खराश, इसी से शुरुआत होती है वायरल फीवर की। गले में खराश होगी, सर्दी जुकाम खांसी होगी, साथ ही साथ तेज बुखार भी आएगा, और बुखार के साथ साथ यहाँ पर हाथ पैरों में दर्द, सिर दर्द, भूख न लगना, ये तमाम कारण हैं। वायरल के बारे में जल्दी से डॉक्टर से बात कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि वायरल अगर हो गया तो कैसे बचें इस वायरल से। हमारे साथ लगातार आशीष जैन जी भी बने हुए हैं। आशीष जी, जरा बता दीजिए कि कैसे वायरल से बचें। देखिए, सबसे पहले बता दूं वायरल फीवर में होता क्या है। देखिए, जो भी हम जिसका हम चर्चा कर रहे हैं कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, या जिसको हम बोलें डायरिया, या जिसको हम लूज मोशन डिहाइड्रेशन जिसको बोल रहे हैं, वायरल में भी होता है। जैसे हम एक सबसे बड़ी वायरल डिसीज़ को जो भी जस्ट हमने फेस किया है, उसका नाम है कोविड-19। जिससे पहले स्वाइन फ्लू, ये भी वायरल थे। और इनमें भी अगर स्टेजिंग देखे जाए तो स्टेज बी और सी, या स्टेज 2 या 3, चाहे हम स्वाइन फ्लू की बात करें, चाहे हम कोविड-19 की बात करें, इसमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम, जैसे पेट के सिम्टम लक्षण हुआ करते थे। तो ये सभी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और वायरल का जो साइन होता है, हाई ग्रेड फीवर, 102, 103 तक फीवर जाता है। मतलब ये फीवर मोर देन 100 से ऊपर होता है। तो ये लक्षण जो होता है वायरल का। और सबसे इंपॉर्टेंट वायरल डिसीजेज में हमने देखा रेस्पिरेटरी, डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है वो। और लोगों को क्या मैसेज देंगे डॉक्टर साहब? खत्म करना है मुझे, 30 सेकंड में अगर आप बता सकें कि क्या करना चाहिए इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए, और हो जाए तो क्या करें, बस 30 सेकंड बताइएगा, समय से ज़्यादा है नहीं मेरे पास। मोस्टली वायरल जो होते हैं वो एयरबॉर्न डिसीज होते हैं, मतलब कंटामिनेटेड होते हैं, मैन टू मैन होते हैं। और एक दूसरे से संक्रमण जो भी होता है, या तो स्पुटम के थ्रू होता है, या फिर एयर के थ्रू होता है। तो जो हमारी हैबिट थी कोविड-19 में, जो भी हम मास्क वगैरह लगा सकते थे, जो भी हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह कर सकते थे, वो हैबिट्स को हम फिर से शुरू कर सकते हैं। बचाव हमेशा उपचार से बेहतर होता है, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बचाव हमेशा उपचार से बेहतर होता है। और आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम बीमारियों पर बहुत अच्छी जानकारी दी है, और महत्वपूर्ण ये है कि उन बीमारियों की जानकारी लेने के बाद निश्चित तौर पर लोग इस बीमारी से बचेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज़ पर बातचीत करने के लिए। तो हमने आपको डेंगू, डायरिया, मलेरिया, सारी बीमारी ऐसी खतरनाक जो जानलेवा है उसके बारे में बताया। डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा इसको आप मानिए, खुद डॉक्टर बिल्कुल मत बनिए। जरा सी भी दिक्कत आए तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। आज के लिए इतना ही।